हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज पर, जहां आपको मिलती है मेडिकल और नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर, जो कि मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, यह कैसे चढ़ाया जाता है, किन किन कंडीशन में चढ़ाया जाता है और खून चढ़ाने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। साथ ही साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और उसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। फ्रेंड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें एक व्यक्ति के खून को, जिसे डोनर कहा जाता है, सेम ग्रुप और RH फैक्टर वाले दूसरे व्यक्ति को, जिसे रिसिपिएंट कहा जाता है, उसे ब्लड चढ़ाया जाता है। नाम और RH फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप को 8 पार्ट्स में बांटा गया है। मतलब 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं: A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और लास्ट वाला O नेगेटिव। ये 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप अभी तक ज्ञात हैं। फ्रेंड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसी ब्लड ग्रुप का खून उसे चढ़ाया जाना जरूरी है, नहीं तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। जैसे A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है किसी का, तो उसी को A पॉजिटिव का ही ब्लड चढ़ाया जाना चाहिए। किसी का O नेगेटिव है तो उसी को O नेगेटिव का ही चढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता है और उस व्यक्ति के जान पर बनी है और ब्लड चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको O नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, जिसे हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। O नेगेटिव में AB एंटीजन और RH एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे किसी भी व्यक्ति को, दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ये खून चढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। मतलब AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति को किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन की संभावना नहीं होती है। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं किन किन कंडीशंस में ब्लड चढ़ाया जा सकता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इंडिकेशंस क्या क्या हैं। पहला इंडिकेशन है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब किसी व्यक्ति का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो उसे हाइपोवोलेमिया से बचाने के लिए या उसकी जान बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता रहती है। दूसरा कारण है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। मतलब किसी व्यक्ति में किसी मेडिकल कंडीशन जैसे आयरन डेफिशिएंसी या किसी किडनी डिजीज़ आदि की वजह से अगर खून की कमी हो जाती है, तो उसको, एनीमिया को ठीक करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तीसरा कारण है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जैसे हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जिसकी वजह से खून अधिक बहता रहता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ब्लड के कंपोनेंट जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है कि इसकी वजह से बोन मैरो सप्रेस होता है, मतलब ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसीलिए कैंसर ट्रीटमेंट के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाया जाता है। नेक्स्ट कारण है प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन से बाद में भी खून चढ़ाया जाता है। ऑपरेशन से पहले किसी मरीज का हीमोग्लोबिन कम है और उसकी सर्जरी की जानी है, तो डॉक्टर पहले से उसका हीमोग्लोबिन लेवल या ब्लड लेवल बढ़ा देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके, उसके बाद में उसकी सर्जरी ली जाती है। और दूसरा है पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब किसी सर्जरी से पहले व्यक्ति का हीमोग्लोबिन नॉर्मल था और सर्जरी में किसी कारणवश थोड़ा सा ब्लड लॉस अधिक हो गया है, तो उसे हीमोग्लोबिन को करेक्ट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। गर्भावस्था या प्रसव के दौरान उत्पन्न जटिलताओं जैसे PPH आदि के कारण ब्लड लॉस हो सकता है, जिसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हो सकती है। फ्रेंड्स, ब्लड के कंपोनेंट की बात की जाए तो इसमें पहला कंपोनेंट क्रायोप्रेसिपिटेट होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म होता है। इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। यह हीमोफीलिया जैसी बीमारियों में ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है।
दूसरा कंपोनेंट है प्लेटलेट, यह भी ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। तीसरा है आरबीसी, या इसे हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स होती है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लाने ले जाने का काम करती है। चौथा कंपोनेंट है प्लाज्मा, जो बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट कैरी करता है। फ्रेंड्स, इन्हीं कंपोनेंट के आधार पर 4 टाइप्स के ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला है होल ब्लड, जिसमें सभी कंपोनेंट होते हैं। दूसरा है पैक्ड आरबीसी, जिसमें सिर्फ आरबीसी होती है, इसे एनीमिया के ट्रीटमेंट में लगाया जाता है। तीसरा है प्लेटलेट, यह हीमोफीलिया या सीवियर डेंगू जैसी बीमारी में ब्लीडिंग रोकने हेतु लगाया जाता है। इसके एग्जाम्पल आपने सुने ही होंगे, एसडीपी एंड आरडीपी। सिंगल डोनर प्लेटलेट मतलब एक ही व्यक्ति से ब्लड लिया और उसके प्लेटलेट निकाले और वापस ब्लड चढ़ा दिया, इसे एसडीपी कहेंगे। आरडीपी मतलब रैंडम डोनर प्लेटलेट, अलग अलग व्यक्तियों के प्लेटलेट लेकर चढ़ाते हैं। फोर्थ है प्लाज्मा, इसमें प्रोटीन और क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, यह भी क्लोटिंग प्रॉब्लम को ठीक करने हेतु लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एफपीपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और हमें क्या क्या तैयारी करने की आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहले पेशेंट का ब्लड सैंपल निकालकर लेबोरेटरी में उसको ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर टेस्ट के लिए भेजना चाहिए। फिर एक ब्लड सैंपल और ब्लड फॉर्म जिसमें पूरी डिटेल सही भरी हो को ब्लड बैंक में भेजना चाहिए। ब्लड बैंक में मरीज व डोनर दोनों के सैंपल क्रॉस मैच किए जाएंगे व और भी जरूरी टेस्ट पूरे करने के बाद ब्लड रिलीज किया जाता है। मरीज को पूरा प्रोसीजर समझाकर उसका कंसेंट लेना आवश्यक होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कम से कम 2 हेल्थ प्रोवाइडर द्वारा ब्लड और मरीज से संबंधित डिटेल्स वेरीफाई करना आवश्यक होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मरीज के सारे वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, SpO2 आदि देखकर यह वेरीफाई कर लेना है और रिकॉर्ड भी कर लेना है कि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। ब्लड बैंक से आया हुआ ब्लड काफ़ी ठंडा होता है, तो रूम टेम्परेचर तक उसका तापमान रखने हेतु थोड़ा वेट करना चाहिए। इसके लिए कई जगह ब्लड को एक कपड़े या रुमाल में लपेटकर मरीज की बॉडी के टच में कुछ देर तक रखा जाता है। फ्रेंड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें हमेशा एक नया कैनुले का यूज़ करना चाहिए। पहले से लगे हुए कैनुला जिसमें ड्रिप और इंजेक्शन लग रहे हैं उस कैनुला का यूज़ नहीं करना चाहिए और कम से कम 20 गेज का कैनुला लगा हुआ होना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। रिकमेंडेड 18 नंबर कैनुला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। फ्रेंड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें एक यूनिट ब्लड की आवश्यकता रहती है, एक ग्लव की आवश्यकता रहती है, एक सिरिंज की आवश्यकता रहती है, डिस्टिल वाटर या 0.9% NaCl सॉल्यूशन की आवश्यकता रहती है जिससे हम फ्लश करते हैं और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट की आवश्यकता रहती है। आइए देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की करेक्ट टेक्निक क्या क्या रहती है। सबसे पहले ग्लव पहन लेने हैं, उसके बाद ब्लड को रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद डॉक्टर से वेरीफाई करवाने के बाद डबल क्रॉस चेक करने के बाद तथा जरूरी सप्लाई लेने के बाद सबसे पहले सिरिंज में डिस्टिल वाटर या 0.9% NaCl भरकर IV लाइन को फ्लश करके चेक कर लेते हैं कि वह रनिंग है या नहीं। अब ब्लड बैग पर दी हुई 2 ओपनिंग में से एक को ओपन करके उसमें धीरे धीरे और ध्यान से BT सेट का स्पाइक डालकर कनेक्ट कर लेते हैं। फिर IV स्टैंड में लगाकर ड्रिप चैम्बर को आधा भर लेते हैं। फिर रोलर क्लैंप को खोलकर BT सेट में एंड तक ब्लड लेते हैं ताकि एयर बाहर निकल जाए। फिर BT सेट के कनेक्टर को मरीज के हाथ में लगे कैनुला से अटैच कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ब्लड स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के 15 मिनट तक ट्रांसफ्यूजन रेट 2 ml पर मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। शुरुआत के 15 मिनट तक आपको मरीज पर क्लोज मॉनिटरिंग रखनी है और 15 मिनट तक अगर कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेट इंक्रीज करनी है और उसके बाद वाइटल साइन लेने हैं। फिर 1 घंटे बाद वाइटल साइन लेने हैं और सबसे लास्ट में ब्लड खत्म होने पर मरीज के वाइटल साइन लेकर रिकॉर्ड करने हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जैसे कि इचिंग होना, रैसेज होना, सांस में तकलीफ, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, लाल चकत्ते होना आदि का विशेष ध्यान रखना है और अगर कोई भी दिक्कत हो
तो डॉक्टर को तुरंत सूचित करना है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे और आपको लगे कि यह ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है तो तुरंत ब्लड बंद करना है, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। आईवी लाइन को नॉर्मल सेलाइन से ओपन रखना है, वाइटल साइन चेक करते रहना है, मरीज का ब्लड सैंपल और ब्लड प्रोडक्ट को एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी भेजना है। फ्रेंड्स, होल ब्लड को चढ़ाने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगाना चाहिए। इससे कम समय में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पर राइगर और सीने में भारीपन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है और इससे अधिक 4 साढ़े 4 घंटे से अधिक समय से ब्लड चल रहा है तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रहती है और ब्लड के कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। दोस्तों, 1 यूनिट होल ब्लड चढ़ाने से मरीज में लगभग 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लेवल अप होता है। आइए अब बात करते हैं कि ब्लड चढ़ाने के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और कितने लोगों को यह कॉम्प्लिकेशन होती है। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है फेब्राइल रिएक्शन, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है। यह 60 लोगों में से 1 को होता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, जो कि 100 में से 1 व्यक्ति को होता है। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन, जो कि 250 में से 1 को होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, जो कि 12,000 में से 1 व्यक्ति को होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, जो कि लगभग 12 लाख लोगों में से 1 को होता है। नेक्स्ट है HIV इन्फेक्शन, जो कि लगभग 15 लाख में से 1 व्यक्ति को होता है। नेक्स्ट है फैटल हेमोलाइसिस, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। यह 20 लाख में से 1 व्यक्ति को होता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, किन किन कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस टेक्निक से किया जाता है, क्या प्रोसीजर है इसका, और ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे फ्यूचर में मिल सके।